15 अधिकरण लिखे हैं जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, और 15 अधिकरणों में जो 6 से लेकर के 13 अधिकरण है, माने 7 बेसिकली 6 से 13 तक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात की है कि राज्य को बाहर से किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आंतरिक संरचना, आंतरिक जो राज्य को चलाने के तरीके वो तो है ही, साथ साथ जो बाहर से आपको जो कुछ परिवर्तन करने हैं, बाहर से किस तरह की नीतियों को अपनाना है, वह अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक तुलना में। हम ये जानते हैं कि चूंकि कौटिल्य एक यथार्थवादी चिंतक है, तो सदैव वो इस विषय में बातचीत करता रहेगा कि किस तरीके से राज्य को मजबूत से मजबूत स्थिति में रखा जाए। किसी भी यथार्थवादी चिंतक का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सदैव वो इस चीज की ओर फोकस करेगा, इस चीज की ओर उसका दृष्टिकोण रहेगा कि हम यथार्थवादी राजनीति बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद के केंद्र में सदैव शक्ति रहती है। यथार्थवाद के केंद्र में सदैव शक्ति का अर्जन, रक्षण एवं संवर्धन करना जो है वो समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जिस अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के केंद्र में शक्ति हो, अपना निजी हित हो, स्वार्थ हो, शक्ति को बढ़ावा देना हो, राष्ट्रीय जो आपका हित है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, उसको साधने की कवायद हो, उसको हम समझते हैं कि यथार्थवादी राजनीति है। कौटिल्य के चिंतन में आपको परस्पर रूप से दिखाई देती है। वो पूरी तरीके से राज्य को मतलब जहां पड़ेगा ना, जरूरत पड़े कहीं, देखे हमारे यहाँ एक बहुत फेमस कहावत है वो अवधि में, जिसको कहते हैं को मारे मत को भागे मत। ठीक, ये यथार्थवादी चिंतन है। अगर कहीं तुम्हें भागने की जरूरत पड़े, भागने से तुम्हारे शरीर की रक्षा होती है, भागने से तुम्हारे राज्य का कल्याण होता है, तो भाग लीजिए, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। यथार्थवादी बनो, जहां तुम्हारा कल्याण है। मान लीजिए युद्ध करने से नष्ट हो जाते हो अगर, तो क्या करेंगे आप युद्ध नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने 6 नीतियां बताई हैं। कौन कौन सी नीतियों को अपनाना, जिसको हम कहते हैं 60 गुण नीति। क्या कहते हैं? 60 गुण नीति। इसको नोट कर लीजिए, 60 गुण नीति। ठीक, इस पे हम चिंतन करेंगे, इनकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो व्याख्या है। अब 60 गुण नीति तो हो गई, फिर हम जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें चाहे मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अतिरिक्त भी अगर वो आपका घरेलू संबंध है, तब भी राजा को 4 उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने शत्रु को पराजित करने के लिए। बेसिकली अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शत्रु का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, शत्रु को ज्यादा केंद्र में रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये 4 उपाय हमने सोचे अगर कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। तत्कालीन परिस्थिति में सब उच्च विचार नहीं दे सकते थे कौटिल्य। इन्होंने कहा 4 उपाय हैं जिससे हम अपनी जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन से 4 उपाय हैं? अक्सर आप इनको सुनते रहते हैं, साम दाम दंड और ये सुना है 4 उपाय, साम दाम दंड और भेद। इसमें एक चीज का ख्याल रखिए, कौटिल्य के यहां भेद जो है वो आ जाएगा दंड से पहले। दंड माने होता है युद्ध, दंड माने होता है आक्रमण, दंड माने होता है परास्त करना। युद्ध सबसे अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जहां तक हो सके इन नीतियों से आदमी को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो कौटिल्य की अंतरराष्ट्रीय संबंध का प्राण है, जो उनके अर्थशास्त्र का प्राण है, उसका नाम है मंडल सिद्धांत। क्या है? मंडल सिद्धांत। ठीक है, मंडल सिद्धांत, इसको हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। मंडल सिद्धांत की व्याख्या कौटिल्य की किस जगह पर मिलती है? कौटिल्य का जो आपका 6ठा अधिकरण है, यानी सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पहला अधिकरण है 6ठा अधिकरण। 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में आपको इसकी व्याख्या मिलती है, ये जाने रखिए। 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में इन्होंने मंडल सिद्धांत की चर्चा की है। अब मंडल सिद्धांत के जो बेसिक पार्ट है, इसमें कुल प्रकार के 12 राज्य होंगे। कितने राज्य हैं? 12 कौन कौन से राज्य हैं? प्रमुख राज्यों की जो बात की है, इनमें जो आपका सबसे सेंटर में होगा, जिसकी ये बात करते हैं प्रमुख रूप से, जो मध्य में होगा, मंडल के मध्य में सेंटर में होगा, उसका नाम होगा बिजगीर, जो जीतने की इच्छा रखता है। और उसके मुंह के ठीक सामने जो होगा उसको हम कहते हैं अरि। ठीक, और अरि के जो ठीक मुंह के सामने होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो पारंपरिक संबंध उस समय की बात कर रहे थे, पारंपरिक संबंधों की बात कर रहे थे, जो आदमी आपके बगल में होगा वो आपके मतलब जो आपकी सीमा रेखा है उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो विस्तार करेगा तो कहां करेगा? आप में। तो आप में विस्तार करेगा तो उससे आपका झगड़ा होना स्वाभाविक है, इसमें डाउट
नहीं है। ठीक, ये कह रहे हैं कि इसलिए जो आदमी इसके बगल में होगा विजिगीषु के, उसको क्या कहेंगे, अरि माने शत्रु। ठीक, और अरि के जो बगल में होगा उसके ठीक सामने, तो वो अरि का शत्रु होगा कि मित्र होगा, शत्रु होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, और जो अरि का शत्रु होगा वो इसका क्या होगा, मित्र होगा। तो पहले यहां से अरि के बाद मित्र। ठीक, और मित्र के बाद यानी कि जो आपका मित्र है उसके जो बगल में होगा वो आपके मित्र का मित्र होगा कि शत्रु होगा, आपके मित्र का शत्रु होगा, यानी आपका जो मित्र ये शत्रु है उसका क्या होगा, वो मित्र होगा। समझ में आई बात? आपके मित्र का तो शत्रु है, लेकिन आपके शत्रु का क्या है, वो मित्र है। इसको कहेंगे हम अरि मित्र। क्या कहेंगे, अरि मित्र, यानी शत्रु का मित्र। तो वो आपका भी शत्रु है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। उसके जो बगल में होगा, जो उसके जस्ट बगल में होगा, वो किसका शत्रु होगा, आपके अरि मित्र का शत्रु होगा। यानी कि आपका जो मित्र है, आपका जो मित्र है का वो क्या होगा, मित्र होगा। समझ में आई बात? आपका जो मित्र है का क्या होगा, मित्र होगा। तो वो आपका भी जनरली मित्र होगा, जिसको हम कहते हैं अरि मित्र का मित्र। मित्र का मित्र भी क्या होता है, मित्र होता है। वेरी गुड। ठीक, तो यहां से जब हम चले तो सबसे पहले अरि के बाद अरि का क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने अरि आ गया, अभी हम इसको समझाएंगे मंडल को, पहले इनके तत्वों को समझ लीजिए, ये जल्दी समझ लेते हैं। अरि के बाद मित्र के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मित्र का मित्र। ठीक, और फिर अरि का मित्र। इस तरीके से ये चलेगा। मैं मंडल को भी पूरी बारी तरीके से समझाऊंगा, पीछे भी कुछ देर को यही मामला खत्म नहीं होगा। इनको हम कहेंगे पार्श्व निग्रह, जो पीछे वाला शत्रु होगा, तो जस्ट बगल में इधर वाला भी तो आपके अंदर नियंत्रण करने को, इसका नाम होगा पार्श्व निग्रह, और इसके बगल में जो बंदा होगा उसका नाम होगा आक्रांता। पार्श्व निग्रह आपका शत्रु है, लेकिन आक्रांता कौन है, मित्र है, पीछे वाला मित्र है, बैक डोर से आपको सपोर्ट करने वाला। इसके बगल वाला क्या होगा, इसका शत्रु होगा ना, तो ये आपका भी शत्रु होगा। तो इसको कहेंगे हम पार्श्व निग्रह, ये था, इसको हम कहेंगे पार्श्व निग्रह सार। क्या कहेंगे, पार्श्व निग्रह सार। इसका क्या नाम था, आक्रंद, यानी आपका मित्र। इसके बगल वाला इनका क्या होगा, शत्रु होगा, लेकिन इनका क्या होगा, मित्र होगा। तो इसको हम कहेंगे आक्रांता सार, और आक्रांता सार भी किससे कनेक्ट होगा, हमसे। ठीक, इस तरीके से कनेक्शन होगा। तो यानी कि दो दोस्त इधर मिल गए आपको, और दो दोस्त इधर मिल गए। समझ में आई बात? दो शत्रु इधर मिल गए, दो शत्रु इधर मिल गए। आप सेंटर में है, इस चीज का ख्याल रखिए। इसमें एक बात और कहता है, एक राज्य होगा जो विजिगीष से भी बड़ा है और आपके अरि से भी बड़ा है। अरि माने मुख्य शत्रु आपका, पीछे वाले को मुख्य शत्रु नहीं कहेंगे, अरि को क्या कहेंगे, मुख्य शत्रु। जैसे आपका मुख्य शत्रु कौन है इस समय, भारत का सबसे मुख्य शत्रु कौन है, पाकिस्तान नहीं, चीन। पाकिस्तान को तो हम जब चाहे तब बंदर बना दें, ठीक, मार पीट के इकट्ठा कर देंगे। हमको दिक्कत असल में किससे है, चीन से है। चीन हमारे समान बलशाली शत्रु है। अभी चीन एक बार खटके तो खत्म कहानी देखते हैं। पाकिस्तान तो क्या है, पार्श्व निग्रह है। क्या है, पार्श्व निग्रह, पीछे वाला शत्रु है, बहुत काबिल नहीं है वो। उनको तो मार्च बना दे बंदर, लेकिन एक बार चाइना कंट्रोल तो करे, सामने वाला शत्रु आपका चीन है। देखिए आज भी इनके जो मंडल सिद्धांत है वो बहुत रेलेवेंट है। इसमें एक और दो राज्य और आएंगे, अभी कुल मिलाकर के इधर 4 8 9 ये सब जो राज्य है कुल मिलाकर के 12 राज्य मंडल में कुल 12 सदस्य इसमें पाए जाते हैं। ठीक, अभी जैसे इधर आ जाइए, ये जो बेसिकली है यहां पर हो जाएगा उदासीन। कौन हो जाएगा, उदासीन। एक आदमी उदासीन होगा, तटस्थ, कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल, लेकिन मारे तो दोनों बंदर बनाते हैं ना। उसको पावर उसके अंदर इतनी है कि वो इन दोनों को एक साथ पराजित कर सकता है, दोनों को एक साथ पराजित कर सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर है। अमेरिका चाहे तो चाइना और भारत दोनों को बंदर बना दे। ठीक, एक होगा मध्यम स्टेट, एक राज्य क्या होगा, उसको हम कहेंगे मध्यम राज्य। ठीक, क्या कहेंगे, मध्यम राज्य। मध्यम राज्य का मतलब होगा कि जब कभी लोगों के बीच में युद्ध होने वाला हो, युद्धजनक परिस्थितियां उत्पन्न हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का मतलब ही है कि कम से कम
युद्ध को मतलब दूर भगाने की कोशिश करनी चाहिए, अधिक से अधिक प्रयत्न इस चीज का करना चाहिए कि युद्ध को जो है वो दूर भगाया जा सके, क्योंकि अगर आपने युद्ध को भगाया नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए बीच में एक न्यूट्रल मतलब मध्यम स्टेट भी होगा जो शक्ति में अच्छा खासा महत्वपूर्ण स्थिति रखेगा, जो इन लोगों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, जो कमजोर पड़ने लगेगा उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक, ये मंडल सिद्धांत की व्याख्या है। तो मंडल सिद्धांत में और हम आगे आएंगे, पहले हम चर्चा कर लिए इन सिद्धांतों की। तो जैसे पहले हमने इनकी चर्चा की, मंडल सिद्धांत को तो इकट्ठे बाद में आ जाएंगे। पहले हम 60 गुण नीति पे चर्चा कर ले, सामदान दंड भेद पे चर्चा कर ले, फिर हम मंडल नीति पर आ जाएंगे। ठीक, इससे हमें पूरा इनका अंतरराष्ट्रीय संबंध क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी नीति को छोड़ेंगे? सबसे पहले हम क्या छोड़ देंगे? यहाँ 60 गुणी नीति को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी आगे तो हम व्याख्या करते हैं, पहले 60 गुण नीति को पढ़ लिया जाए। आज हम 60 गुण नीति और 4 उपायों पर चर्चा करेंगे। ठीक, पहले तो देख लीजिए, कहता है 60 गुण नीति में संधि, क्या बोलता है? संधि। दूसरा संधि, विग्रह, क्या कहेगा? विग्रह, यान, आसन, संश्रय। ठीक, कितने हुए? 5। अंतिम में क्या है? द्वैधि भाव। क्या है? द्वैधि भाव। इनके सब नामों से स्पष्ट है, इनको हम कायदे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, आप देखो, सबसे पहली बात ये करता है, अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी चीज को पढ़िए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म को कायदे से पढ़िए, तो रियलिज्म का बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपके पास शक्ति कम है तो आपको संधि के लिए जाना चाहिए। नो योर पोजीशन। पेलोपोलिसियन लीग याद कीजिए, थ्यूसिडाइड्स को याद कीजिए, हमने आपको पहले बताया था। ठीक, थ्यूसिडाइड्स जो रियलिज्म के फादर माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था? नो योर पोजीशन। पहले अपने विषय में जानो हम क्या है एक्चुअली में, और अगर ये आप जान गए तो आप संधि के लिए कदाचित जाएंगे ही जाएंगे। और संधि के लिए जाएंगे किसके साथ? पहली बात कि जो राज्य आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो उससे पहले संधि मत कीजिए। संधि किससे करनी है? 60 गुण नीति का प्रथम अंग है कि आप उस राजा से संधि कर लीजिए जो इन सबसे शक्तिशाली हो। क्वेट, इस समय हम क्वेट में बंधे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका मिल करके जो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है वहां पर एक पूरा जो है उन्होंने वो बना रखा है, सैन्य अभ्यास एक दूसरे के साथ करते हैं। ज्यादा बवाल किए, यहां से ऑस्ट्रेलिया निकलेगा, चाइना को बंदर बना देगा। ठीक है, और उससे भी जरूरत पड़ी तो अमेरिका आएगा। हमारा पहले से सैन्य अभ्यास साथ चल रहा है, देख लीजिए आप, तरीका है बिल्कुल कौटिल्य यहाँ पर रिलेवेंट है। संधि कीजिए, संधि करेंगे, उपाय बनाएंगे। अगर देखिए इससे संबंधित पूरे जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने कोल्ड वॉर पढ़ते समय पढ़ा है, नेटो, ठीक, वार्सा आपने पढ़ा, बहुत सारे ऐसे मतलब जो है वो संगठन बने, सेंटो, सीएटो, तमाम सारे सैनिक संगठन बने प्रोटेक्शन के लिए। जापान चाइना के जस्ट बगल की कंट्री है और उनसे कभी चीन चूचा नहीं करता। बहुत छोटी सी कंट्री है, क्योंकि चूचा करोगे अमेरिका फट से आपके ऊपर बम फेंक देगा, देर लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बीच में संधि है। जापान और अमेरिका के बीच में संधि के तुम वो रक्षा पे कोई पैसा नहीं लगाते, वो दिन भर बनाते रहते हैं नलकटर, हवाई जहाज। आपके यहाँ दुनिया भर के जो सामान आते, छोटे छोटे सामानों पर मेड इन उठा करके देख लीजिए, जापान लिखाई हुआ दिखा देगा आपको। अभी कल मेरे पास फिलिप्स का एक आइटम आया, हमने देखा इंडोनेशिया से बना हुआ। जापान, इंडोनेशिया, इधर आपका दक्षिण कोरिया, ऐसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। पता चलेगा जापान को कहीं रक्षा में कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना है, संधि कौटिल्य को फॉलो कर रहे हैं, तो बड़े राज्य से संधि कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ये दिखाई देता है कि कोई बड़ा राज्य ऐसा नहीं मिलता है जो आपके शत्रु से शक्तिशाली है, जो आपकी एली से शक्तिशाली है, तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए, और आपको लगता है कि आप उसे परास्त नहीं कर सकते अगर युद्ध करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसी से संधि कर लेंगे, लेकिन झगड़ा नो योर पोजीशन। द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन रियलिज्म, नो योर पोजीशन। फर्स्ट क्लैरिफाई योरसेल्फ कि आप हैं क्या एक्चुअली में। संधि करेंगे यहाँ पर, राज्य उसी राज्य संधि कर लीजिए जिससे आपका झगड़ा चल रहा है। ये तो कहते ही आपको बहुत एकदम अंतिम विकल्प के रूप में इसको चयन करना है।
पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि आस पास के राज्यों के साथ संधि करके इनको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। दूसरा है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है युद्ध। अगर संधि से नहीं माने तब युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहिए। आप अपनी जमीन को या उनकी जमीन को, कम से कम अगर आपकी किसी जमीन को उन्होंने कब्जा किया है तो उसे मार करके छीन लीजिए, लड़ाई करके छीन लो, आक्रमण करके छीन लो। ठीक, इस चीज के लिए आपको सदैव तैयार रहना पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी स्थिति को जानिए, अपने को मजबूत बनाइए, फिर लड़िए उनसे, है ना। ये है यान। एक्चुअली ये जो यान है वो युद्ध के आगे की अवस्था है, केवल स्थितियों में परिवर्तन है, बात दोनों एक ही है। आक्रमण से ही इनका दोनों का अर्थ है। यान का मतलब है त्वरित आक्रमण। सारा पूरा आइटम तैयार, युद्ध में मान लीजिए छोटी सी बूंद छीनते, इसमें पूरा धुर आक्रमण करते हैं, सीधे आर पार की लड़ाई। यान का मतलब ये है। ठीक, ये नीति आपको अपनानी चाहिए। पहले तो ये नीति, फिर ये नीति, 60 गुण में 3 आपकी खत्म। हम आ गए आसन पर। आसन का मतलब क्या है? आसन का मतलब है वाच करना। वाच करना, चुपचाप बैठ करके देखना, अपने आप को तटस्थ रहिए। 6 बार आपको छेड़े गए कोई मतलब नहीं, नमस्कार प्रणाम से आपको छेड़े, कोई आदमी आपको छेड़ रहा है, आपने कहा समझ आने दीजिए तो बताऊंगा। घर में कई बार बवाल होता है ना, घर में बवाल होता है, एक लड़का छोटा है, तिल मिला जाएगा, 2-2 मिनट में तनमन 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 करने लगता है। करे मार करके छोड़ेंगे, नहीं बेटा समय का इंतजार कीजिए, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा। यूनिनार वाले कहते थे अपना टाइम आएगा, बिक गए बेचारे, टाइम आते आते बिक गए, पता ही नहीं चला। हमको यूनिनार देते समय में उनका टाइम आ रहा था, खैर टाइम हमको आया। लेकिन आसन जो स्थिति है वो, जैसे हम कभी आसन पे बैठते हैं, इस शब्द को आसन के साथ समझिए। हम आसन पर क्यों बैठते हैं? हम व्यायाम क्यों करते हैं? ध्यान करने के लिए। ध्यान करने का क्या तात्पर्य है? ऊर्जा को गेन करना, वातावरण की, पर्यावरण की ऊर्जा को गेन करना। जैसे आप कहते हैं तेजी से सांस लीजिए। सांस का मतलब क्या है? जब ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा तो ऊर्जा आपके शरीर में मुक्त होगी, ढेर सारा फ्रेशनेस आएगी आपके अंदर। यही फ्रेशनेस आपको लेनी है आसन को। ठीक, योग प्राणायाम व्यायाम आसन से समझ लीजिए। चुपचाप बैठ करके बात करो। कोई आदमी आपको छेड़ रहा है, मैं ध्यान में, शांत ध्यान में व्यायाम कर रहे हैं, उस समय कोई आपको ध्यान में छेड़े, आप किसी से कुछ बात करेंगे? अब 3 इडियट देखिए, 3 इडियट में अपने दोस्त से आमिर खान, उससे जो आमिर खान से सब मिलने जा रहे होते हैं, स्त्री बैठ करके कर रही है ऐसे, बिना पैजामे चला जाता है, बता रहे तुम क्या करे, जा रहे दोस्त से मिलने, हूं कर रही, निकल गए। बाबा रामदेव का योगा चल रहा है, योगा में कोई आदमी आपको छेड़ेगी तो आप बोलते हैं। यहां आपको बोलना केवल शक्ति अर्जित करनी, ऊर्जा। जब आप लड़ने के योग्य हो जाइए तब यहाँ विग्रह और यान के लिए जाएंगे। इसमें सिर्फ पेट करते हैं आप, चुपचाप तटस्थ होकर के। छेड़ने की कोई कोशिश कर रहा है, पहले नहीं मैं छेड़ूंगा ही नहीं, तुम कितना भी छेड़ो, लेकिन अब तुमसे छेड़ने वाले नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लगे रहो तुम अपनी तरीके संश्रय। लेकिन अगर आपने आसन की नीति अपनाई, कुछ दिन तक वेट एंड वॉच किया और आदमी लगातार आपको छेड़ रहा है, कभी आपकी आंखों में तीर मार दिया, कभी आपके पीछे से बाल काट दिए, कभी आपके बीच में छुरा भोंक दिया, दुनिया भर की चीजें कर रहा है, लेकिन आप छोटे जो वार हैं, वार चूंकि आप भी नहीं करें तो अचानक से कोई आदमी अपने पर वार करेगा नहीं, ठीक है, वेट करेगा कि आप भी भिड़ो तो कूटा काटी हो कायदे से। तो आपको वेट कर रहा है, मान लीजिए आपकी थोड़ी सी जमीन ले लिया, फिर आपकी थोड़ी सी जमीन ले लिया, फिर आपकी थोड़ी सी, चुपचाप बैठे, मतलब ज्यादा बवाल हमको करना नहीं, ठीक। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, अब इसमें हम वाच ही करते रह जाएंगे और शक्ति अर्जित नहीं हो पा रही, तो हम कहां चले जाएंगे? संश्रय, किसी बड़े शक्तिशाली राज्य की शरण में। संधि नहीं कर लेंगे, शरण में चले जाएंगे। सर हमारी रक्षा कीजिए, मम त्वं शरणम गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। और फिर ये रक्षा करने आ गए, जैसे नेहरू जी 62 की लड़ाई में चले गए। ब्रिटेन ने कहा चाइना से कि लौट जाओ तो इतनी मार मारेंगे दिखाई नहीं पड़ोगे, भाग गई है वापस। ठीक, अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सपोर्ट मिलता है, चीन को भागना पड़ता है, नहीं भागते तो फिर दुर्दशा हो जाती, मारे जाते, उठने बैठने का सहारा नहीं मिलता उनको। क्योंकि 62 में तो अमेरिका चीन की सीधी थी,
क्योंकि आपने कोल्ड वार पॉलिटिक्स पढ़ा, उसमें दो जो गुट बटे हुए थे, उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ चाइना जुड़ा हुआ था। तो वहां पर भाग जाओ, नहीं तो फिर अब मार पड़ेगी तुमको। शरण में जाना है तो संशय कहते हैं, शक्तिशाली राज्य की शरण में जाना। तो क्या शक्तिशाली राज्य की ही शरण में जाना, किसी दूसरे राज्य की शरण में चले जाना, दूसरे राज्य की शरण में चले। मान लीजिए किसी राज्य की शरण में चले गए आप, अब ये बात ये है, ये दूसरे राज्य की शरण में चले जाना ही केवल संशय नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा दूसरा राज्य आपका नियरेस्ट नहीं है और उसके यहाँ जाने से आपका हित नहीं समझ सकता है, तो आप अरे की शरण में भी जा सकते हैं। संशय का मतलब है शरण में जाना, शरण ले लेना, गोद ले लेना, मतलब किसी की गोद में चले जाना। ठीक, अब आता है आपका द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव का मतलब क्या है? द्वैधी भाव का मतलब क्या है? डाइकाटमी इन इमोशंस और नेचर, दो प्रकार के लक्षण एक साथ प्रकट कीजिए, विग्रह भी हो और संधि। देखिए, इनसे विग्रह और किसी से संधि। हाँ, देखिए दोनों काम एक साथ करिए, एक राज्य के साथ संधि कर लीजिए, दूसरे से विग्रह कर लीजिए। झगड़ा एट द सेम टाइम, बुला दीजिए, सर हमारे साथ लड़ोगे जी, लड़ा दीजिए, साथ में मिलकर के लड़ा दीजिए, एक दूसरे से दोस्ती करके, एक से दोस्ती एक से विग्रह। एक तो केवल यहाँ संधि थी, संधि ये कि डराने के लिए आपने संधि की तो आदमी को लगा कि इनसे ये हो गया, इसमें डराइए ही नहीं, एक बार एक तरफ युद्ध भी छेड़े रही है, दूसरी तरफ संधि भी कर लीजिए। इसको हम कहते हैं द्वैधी भाव, दोनों काम, ठीक है। लेकिन अब इन जो ये विचार हैं ये आज भी रिलेवेंट है, ऐसी बात नहीं है, उतना रिलेवेंसी इनकी बहुत है नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजों में इनको लागू किया जा सकता है। अब आप आते हैं कौटिल्य पर, कि दूसरे कौटिल्य का जो 4 उपाय है जिनके माध्यम से सभी को नियंत्रित किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर काम किया जा सकता है। हमने अभी आपको 4 उपाय क्या बताए थे? साम, दाम, दंड, भेद। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? हमने कहा साम, दाम, भेद और दंड। भेद को बाद में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें जो उसका राइम स्कीम है वो गजब का बैठ जाता है, लोग सोचते हैं कि सुंदर लगे बोलने में, इसलिए जो है बाद में क्या बोलते हैं? भेद। भेद पे जाकर खत्म करते, खत्म एक्चुअली में किस पे करना है? दंड। दंड सबसे अंतिम चारा है, किसी भी आदमी को मारना सबसे अंतिम चारा होना चाहिए। गांधी जी भी यही बात कहते हैं, ठीक है। गांधी जी भी मारपीट बहुत बाद में, जब एक आदमी 100 लोगों की जान का दुश्मन बन जाए तो उसे मार देना हिंसा है, ये गांधी का विचार। मासा, कुटकी, मच्छर, छोटे छोटे जीव अगर आपको दिन भर काट काट करके परेशान करते हो, मारिए चटार, ये अहिंसा है। खत्म करो, इन लोगों के जीवन में जरूरी नहीं है। कोई आदमी दर्द से छटपटा रहा है, उसे जान से मार देना अहिंसा है। गांधी के विचार, अहिंसा के विचार में भी हिंसा है, लेकिन वो ऐसी हिंसा है जो सकारात्मक है, नकारात्मक हिंसा नहीं है, किसी को नष्ट करने के उद्देश्य से नहीं है। जो नष्ट करने पर तुला हुआ हो उसे नष्ट करने के उद्देश्य पर। जो लोग गांधी को नहीं जानते वो पगला जाते हैं, अरे गांधी तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, अरे गांधी को कायदे से पढ़ो, गांधी को तो 1/4 भाग पढ़े नहीं हो, पहले से पगलाए फिर रहे हो, गांधी को पढ़ो तो। अब कौटिल्य पर आ जाइए, साम, दूसरा क्या है? दाम, भेद और ये देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं इन तीनों को पहली प्राथमिकता देता है, दंड को वो चौथे पैमाने पर रखता है, इसलिए दंड को बाद में पढ़िए। याद करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन दंड को सबसे अंतिम पायदान पर आपको रखना है, आपके दिमाग में ख्याल। साम का मतलब क्या होता है जी? साम का मतलब होता है तो किसी भी चीज से लीजिए, समझाना, बुझाना, माने मित्रता करना, हाथ जोड़ना, विनती करना, प्रार्थना करना, किसी न किसी तरीके से चीजें अपने पक्ष में करने की कोशिश करना, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, हम तो दोनों भाई भाई, हिंदी चीनी भाई, ठीक। या तो और भी चीजें सिखा सकते हैं, तुम भी बुद्ध के पक्ष है और हम भी बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भारत में। आओ शांति की बात करते हैं। तो ये रियलिस्ट वाला तो इस तरह से कहेगा, ठीक है, मतलब दोनों भी है। आदमी की युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन ले, युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश चुन ले, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन। ये भी एक बहुत बड़ी बात है भारत के साथ। तो ये है
कि अगर आपको युद्ध की संभावना की ओर बढ़ना है तो हमारे पास दोनों है, बुद्ध को चाहो तो बुद्ध को चुनो, युद्ध को चाहो तो जैसा चाहोगे वैसा आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक, अगर बोलोगे तो खलियाए जाओगे और मान जाओगे तो ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, समझाएंगे। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, कोई युद्ध उद्ध नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, तड़क भड़क की बात नहीं। सर हम तो भाई भाई, झगड़ा करने से क्या फायदा है, ये काम चले तो चला लीजिए, नहीं तो दूसरे में क्या आइए दाम, पैसा ले लो, रुपया ले लो, नहीं मान रहे हो तो पुरस्कार ले लीजिए। पुरस्कार आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बढ़िया माध्यम है, बहुत सारी चीजों का माध्यम है। कौटिल्य बहुत महान विचारक थे, इसका जीवन में केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बल्कि जीवन में भी बहुत महत्व है। कोई बच्चा आपका कहा नहीं मान रहा है, आप दिन भर उससे कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, नहीं कर रहा है, उसको आपने कहा चॉकलेट देंगे करो, करेगा कि नहीं करेगा, वही करेगा जिसमें उसको चॉकलेट मिल रहा हो। समझ रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है। दाम तो आज भी बड़ा तगड़ा वाला मामला है। पुरस्कार स्टिमुलेशन हमने, जैसे कोई कहता है कि इसका आंसर ये कहते हैं शाबाश, ये क्या है दाम। ठीक, कंट्रोल, पुरस्कार के थ्रू कंट्रोल। तो यहाँ पुरस्कार शामिल है, पैसा रुपया सोना जेवरात, मतलब भूमि नहीं देंगे, अपनी भूमि नहीं देंगे, राज्य के अंदर नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं। पैसा रुपया ले लीजिए, थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था ले लो। जैसे इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम आपको इसमें एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे तो नहीं, क्योंकि वहां तालिबानियों का शासन चल रहा है, धुर टाइप के आतंकवादी हो, ये बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब की बार के बजट में 300 करोड़ रुपया हमने उनको दे दिया, 200-300 करोड़ के आसपास। हमने उनके यहाँ संसद भी बनवाई है, उनके यहाँ सड़कें भी बनवाई है, 300 करोड़ फिर दे दिए। कुछ लोग बिलबिला रहे, पैसा दिया गया, कुछ लोग सपोर्ट मार रहे थे, कुछ बिलबिला रहे थे। उन्होंने स्टेटस लगा करके पूछा या बातचीत करी, तो लोग पूछे कि ये बताइए अब ये आतंकवादी नहीं है क्या? मैंने तो 2-3 लोगों के स्टेटस पर कमेंट भी किया, जी आतंकवादी है और हम ये जानते भी आतंकवादी है, लेकिन हम कौटिल्य के दाम नीति का सहारा ले रहे हैं। पैसा दो, संत मार के बैठ जाए, नहीं तो ये सब मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ, साथ मिलकर के हमारे खिलाफ गतिविधियां चलाएंगे, वो कौन कंट्रोल करेगा? 600 करोड़ तो सेना में लग जाएगा, कहीं बम सम फेंक दिया और शीशा ले दे, इनके पास कुछ बचा है? नंगा नहाए क्या निचोड़े, नंगा आदमी क्या नहाए क्या निचोड़े, कपड़े नहीं है उसके पास, बम ही फेंकना है, बंदूक ही चलानी है, इन लोगों के पास कुछ है क्या? कुछ नहीं, कुछ दे। कुत्ता आपके सामने भौंकने लगता है तो उसके सामने रोटी फेंक दी जाती है, लीजिए। रोटी फेंकोगे तो क्या होगा? पूंछ लाने लगेगा, टन 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 टन, आप कहोगे हम तो रोटी फेंक रहे हैं। और आतंकवादी, कुत्ता तो आतंकवादी से कम थोड़े, भौंकता हुआ कुत्ता आतंकवादी से कम थोड़े, काट लेगा तो आपको 14 इंजेक्शन लगेंगे पेट में बड़े बड़े, है ना? तो आप क्या करिए, रोटी 300 करोड़ रोटी है। इससे क्या होगा कि जो तालिबानी आतंकवादी हैं उन्हें कहीं से भी पाकिस्तान के साथ गठबंधन नहीं होता है। कौटिल्य रिलेवेंस है कि नहीं है? आज भी रिलेवेंस है। पुरस्कार देकर के आप लोगों को समझा सकते हैं। आपके बजट में 300 करोड़ उनके लिए, ये छोड़ो, उनके यहाँ के जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, एक इंटेलेक्चुआ जिसको विकसित कर सकते हैं हम, एक बुद्धिमत्ता का जो हम उनके यहाँ पैमाना विकसित करते हैं, कुछ लोगों को जिनको पढ़ा करके सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर सकते हैं, भारत सरकार उनको धुरंधर फेलोशिप दे रही है, 100-150 के आसपास फेलोशिप। आओ हमारे यहाँ पीएचडी करो, आपको फेलोशिप दे रहे हैं, पढ़ो लिखो, आतंकवाद से मुंह मोड़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारी विचारधारा में परिवर्तन आएगा, पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि बंदूक उठाने से लोग नष्ट हो जाते हैं, कलम में ज्यादा ताकत है। ये बात किस आदमी को समझाई जा सकती है? जो पढ़ा लिखा हो। गवारों को समझाई नहीं जा सकती। कह रहे हैं आइए हमारे यहाँ पीएचडी कीजिए, 100 स्कॉलरशिप, 35,000 रुपए महीने, अपने बच्चों चाहे न दे पाए, इनको दे रहे हैं, इनको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं, उनके कंट्रोल नहीं, उनको कंट्रोल करना है। फिर आपका आ जाएगा भेद, साम दाम दंड नहीं, साम दाम भेद और दंड, इधर चलना। पहले भेद आ गया, भेद क्या? अगर इससे भी न माने, समझाए बुझाए भी न माने, दाम से भी न माने, तब भेद उत्पन्न करें। भेद कैसे कैसे उत्पन्न करें? कौटिल्य कहता है कि उन राज्यों को मध्य में विखंडन कर दीजिए। राज्य में आपस मंत्री और राजा एक दूसरे से टन 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 लड़ रहे हैं, सेनापति और राजा बीमार हो गया, ठीक?
और इसके अलावा अगर देखिए हमने कहा था कि यहाँ पर अरि का जो मित्र होगा वो भी हमारा शत्रु होगा। अरि का जो मित्र होगा वो भी हमारा, अरि का उसके मित्र के साथ झगड़ा करवा देंगे। जैसे दो लोग चल रहे हैं कायदे ढंग से, जैसे कि हमारा पार्श्व निग्रा कौन है, पाकिस्तान, पीछे वाला शत्रु पाकिस्तान के साथ टन से हमने क्या किया, उसके जो बगल वाला बंदा है जिसको रिलीजन के आधार पर जोड़ने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान, 300 वो फेंके या कुछ और जुगाड़ किए, भेद उनके बीच में विखंडन हो गया, अलग। वो दोनों के बीच में अलगाव पैदा कर दीजिए, उनको अपना क्लोजर बना लीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये होता है आपका भेद। भेद के बहुत सारे उपाय उसने बताए, जैसे गुप्तचर व्यवस्था को बढ़ावा देना, राज्यों दूसरे राज्यों में जाकर के गुप्तचर डाल दीजिए, टन दिन भर वो उनमें झूठ फैला रहे हैं लोगों के बीच में, दूसरे राज्य में झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला करके उनके यहाँ विद्रोह उत्पन्न करवा दे रहे हैं। अदरवाइज दूसरी जो प्रक्रिया है, जैसे ये विष कन्याओं का प्रावधान करता है, ऐसी लड़कियां जो बांझ और सौंदर्य से युक्त हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं लेकिन सौंदर्य अद्भुत है, देख लो तो आप पागल हो जाओ, तो उनको विष कन्या बनाते हैं। थोड़ा विष खिलाए, फिर थोड़ा विष खिलाए, फिर थोड़ा विष खिलाए, तो आपका अंदर जो है रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। अभी जैसे कोई आदमी जिंदगी में कभी मिर्चा ना खाया हो, पहली बार खिला तो उछल जाएगा, वो जहर से ज्यादा पागल तो मिर्चे से हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मिर्चा खिलाना शुरू कीजिए, कुछ दिन के बाद मिर्ची के लिए हो जाएगा अभ्यस्त, और लाओ ये कितने में क्या होता है। तो विष कन्याएं कैसे बनाई जाएंगी, थोड़ा विष, फिर थोड़ा विष, फिर थोड़ा विष, फिर थोड़ा विष, फिर थोड़ा विष, ऐसे धीरे धीरे उनको भेजा। अब ऐसी इनको विष भी खिला दो मतलब नहीं है। इन सुंदर लड़कियों को दूसरे राज्यों में प्लांट कर दीजिए, राजा को फंसा रही है अपने जाल में, मार दी, खत्म, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, सामने से काहे को लड़ना। भेद है ये, या तो भेद जानना या भेद उत्पन्न करना। भेद को भी भेद की तरह से पढ़ सकते हैं, विखंडन की तरीके से भी पढ़ सकते हैं। भेद जानना, भेद उत्पन्न करना। अब जैसे किसी राजा से जानना है, सुंदर स्त्री गई वो कुछ भी कहलवा ले, सुंदर स्त्री तो कुछ भी कहलवा ले, जो बात लोग अपनी पत्नी से नहीं बताते अपनी प्रेमिका से बता देते हैं। ठीक है, अब हम आपको ओपन नहीं करेंगे, हम बहुत मजेदार कैरेक्टर है, हम मजा लेने में हम भी इस तरह से चूकते नहीं है, तो जीवन में कम से कम एक्सपीरियंस से तो रिसर्च करते रहते हैं। बीच में जैसे एक बालिका से मैसेज पे बात हुई मैसेंजर पर, तो हमने उसको तमाम बातें झूठी बताई, जैसे उसको लगा कि वो भेद खोल रही है हमारा। मैंने कहा देखो ये मेरा इंटरनल सच है, इसको दुनिया में कोई नहीं जानता। कहते तुम मुझसे अपनी गुप्त बातें बता रहे हो, मैं तुम्हारी इतनी प्रिय हो गई। मैंने कहा पागल, तुम प्रिय नहीं हो, कुल मिला करके मैंने 10 दिन तो झूठ बोला था। मैं कौटिल्य का शिष्य हूँ, रानी के ज्ञान पढ़ता हूँ, मैं किसी को अपना इंटरनल ट्रूथ बता सकता हूँ, सेक्रेट बता सकता हूँ, जिंदगी में नहीं। हमको पता है कि तुम विष कन्या हो, हमको नष्ट कर दोगी। तो ये विष कन्याओं को प्रावधान करते हैं भेद उत्पन्न करने के लिए। जैसे आपने वो गुंडे फिल्म देखा होगा, गुंडे, जिनमें जो है आपका एक उसका नाम मैं जरा भूल रहा हूँ, कपूर खानदान का एक लड़का है, वो रहता है रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर। हाँ, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के बीच में झगड़े का प्रमुख कारण बन जाती है प्रियंका चोपड़ा। दोनों साथ प्यार कर रही है, उनको भेजता कौन है, एक पुलिस ऑफिसर इरफान खान, इनको बीच में झगड़ा करवा देता है। वही काम में कौटिल्य कहते हैं कि करवाइए। देखो कौटिल्य रिलीवेंट है, मरे नहीं है अभी तक, इनके विचार समाप्त नहीं हुए हैं। स्त्री भेजी, झगड़ा करवा दिया, दोनों लड़ गए एक दूसरे से, बाद में बचत लाकर जान देकर दोनों को उसकी कीमत चुकानी। स्त्री बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसी तरीके से आपने धूम 4 देखा है? धूम 4 में कैटरीना कैफ न हो, न इन दोनों बीच में झगड़ा हो, पूरा प्रमुख आयाम बनती है वो झगड़े का, कमली कमली। ठीक है, तो अब समझ लीजिए उसी पूरे सिद्धांत को अगर इन दोनों फिल्मों को आपने देखा है तो आपको रिलेट करने में सक्षम हो जाए। यही भेद है असल में, स्त्री के माध्यम से, गुप्तचर के माध्यम से कुछ न कुछ कर करके इनके बीच में विखंडन या भेद को उत्पन्न करना। ठीक, अब आते हैं हम दंड पर। अब दंड का मतलब क्या है? अगर इन तीनों चीजों से आप उपाय कर करके अपने राज्य को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको दंड का सहारा लेना चाहिए। लो तुम बहुत बड़ा जो है अब बहुत ज्यादा तुम्हारा हो गया, अब मार खाओ, तो फिर क्या करेंगे? युद्ध। और युद्ध करेंगे, मार के बना देंगे बंदर, कूटे जाओगे कायदे से, और फिर इसके बाद में हमारे संदर्भ में चिंतन करना प्रारंभ करेंगे।
ठीक है। तो ये जो कौटिल्य है उसकी जो नीतियां हैं उनका प्रमुख अंग है। इन 4 उपायों को हमने पढ़ा, सार्वगुण नीति को हमने पढ़ा। हम एक लास्ट क्लास लेंगे कल संभवतः, जिसमें मंडल सिद्धांत की चर्चा करेंगे और कौटिल्य के बारे में बताएंगे कि राज्य पर उनके कौन कौन से प्रमुख विचार, ठीक। जैसे राज्य के प्रमुख विचारों के बारे में हमने शुरू में बताया था आपको कि वो कहते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये सब आपके अध्ययन का विषय है। 4 ज्ञान के प्रकार हैं, इनको अध्ययन करना चाहिए। किंतु उसमें जो आश्रम की व्यवस्था है जिसको हम किसमें पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, त्रयी में। त्रयी में आपका है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, पुरुषार्थ आ गया, आपका वर्ण आश्रम आ गया और आश्रम आ गया। आश्रम माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी में जो वर्णाश्रम सिस्टम है जिसको उन्होंने कौटिल्य ने मनु से लिया था, उसमें बहुत सारा फेरबदल किया है। इनका जो वर्णाश्रम सिस्टम बहुत उदारवादी है, इसमें ऊपर आना जाना बहुत आसानी से संभव है। कौटिल्य में एक और महत्वपूर्ण तत्व आपको मिलेगा, कौटिल्य स्त्री उत्तराधिकार की बात करते हैं। राजा की उत्तराधिकारी स्त्री भी बन सकती है, संपत्ति की उत्तराधिकारी स्त्री भी बन सकती है, सैनिक भी स्त्री बन सकती है। इस संदर्भ में बहुत उदारवादी है कौटिल्य। तो आगे जब हम मिलेंगे तो इनके मंडल सिद्धांत की चर्चा करेंगे, इनके विभागों की चर्चा करेंगे, राज्य के 2 पार्ट्स की चर्चा करेंगे और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा कौटिल्य का। आज क्लास में